अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, उससे पहले हम बेसिक जो है ना टर्म सीखेंगे कि स्केलर फंक्शन क्या चीज़ होती है और वेक्टर फंक्शन। ये दो किस्म के फंक्शन जो है ना हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर का जो नाम है वो है डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। होंगे सारे वेक्टर फंक्शन ही, लेकिन उससे पहले आपको स्केलर फंक्शन का मतलब समझ होना चाहिए। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ए फंक्शन इज ए फंक्शन इन विच द आउटपुट ऑफ ईच इनपुट इज ए स्केलर इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। कि एक ऐसा फंक्शन स्केलर फंक्शन तब होगा जब उसकी आउटपुट जो है वो क्या होनी चाहिए, एक स्केलर नंबर आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो है ना उसने कहा है कि ईच इनपुट के इनपुट जो मर्जी हो, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। सेकेंड इसी के अंदर इसी टाइप्स की जो है वो लिखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब सपोज करें x की वैल्यू अगर आप 0 करते हैं तो ये फंक्शन आपको रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। ये फंक्शन भी 0 देगा। ये फंक्शन आपको 10 देगा। x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 10, 10 आंसर आ जाए। x अगर 1 पुट करते हैं तो x 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपको 1 आंसर देगा। ये फंक्शन आपको 3 आंसर देगा। ये फंक्शन आपको 11 आंसर देगा। इसी तरह आप -1 पुट करें तो आंसर आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो फंक्शन है ना इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है। तो हम सिंपल क्या इसको नाम देंगे, स्केलर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। स्केलर सिंगल वेरिएबल फंक्शन कि इस फंक्शन के अंदर जो है एक सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी है एरिया की। एरिया बेसिकली होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। तो लेंथ को हमने x कंसिडर कर लिया, विड्थ को हमने y कंसिडर कर लिया। यहाँ पे दो डायमेंशन इस्तेमाल हो रही हैं, एक लेंथ और दूसरी विड्थ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर डबल वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए, x और y। अब नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। मतलब तीन डायमेंशंस आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होते। लेंथ को हमने x का नाम दे दिया, विड्थ को हमने y का, और हाइट को हमने z का नाम दे दिया। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फाइनल क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम बेसिकली तीनों के ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी, z पे भी। तो तीन वेरिएबल इस्तेमाल हुए, x, y और z। तो फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलेगा ना वो स्केलर मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल वेरिएबल फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर फंक्शन क्या चीज होती है। अब वेक्टर फंक्शन की जो बेसिकली डेफिनेशन है ना वो क्या कहती है, ए फंक्शन इन विच द आउटपुट ऑफ ईच इनपुट। इनपुट जितनी भी आप उस फंक्शन के अंदर पुट कर लें, कि इनपुट का मतलब है डोमेन, जो वैल्यूज आप पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि आप 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करें तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 पुट करें तो 1 आ रहा है। 2 पुट करें तो 4 आंसर बन जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करें तो ये आंसर क्या दे देगा, 6 दे देगा। यहाँ पे 2 पुट करें तो 12 दे देगा। तो इनपुट 2 पुट करने से यहाँ पे आंसर जो आउटपुट आ रही है उसको नाम दिया जाता है रेंज का। आउटपुट बेसिक, इनपुट का मतलब होता है डोमेन और आउटपुट का मतलब होता है रेंज। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, 12 तब आएगी जब आप 2 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करेंगे तो 11 हो जाएगी आउटपुट।
इसका मतलब है कि आउटपुट, इनपुट जो मर्जी आप पुट करते जाएं, लेकिन आउटपुट जब वेक्टर रिजल्ट वेक्टर की शक्ल में बनेगी तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वेक्टर फंक्शन। अब यहां पे देखें, ये मैंने 3 एग्जांपल मैंने लिखी हैं। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस। 1 स्पेस का मतलब है 1 डायमेंशंस में, 2 स्पेस का मतलब है 2 डायमेंशन इस्तेमाल होंगी, और 3 स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन इस्तेमाल होंगी। तो 1 स्पेस में हो सकता है कि अगर यूनिट आई वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर के 2 पोर्शन होते हैं ना, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि एफ एक क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो ये जो कंपोनेंट है ना सारा, इसको आप क्या नाम देंगे, मैग्नीट्यूड का नाम देंगे, मैग्नीट्यूड। और ये जो 7 आई यूनिट वेक्टर है ना, ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन है। ये पूरा एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके एक वेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। अब आई की जगह जे भी हो सकता है, सिंगल के भी हो सकता है। तो अगर तो सिंगल आई के साथ कोई मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, या सिंगल जे के साथ मैग्नीट्यूड दिया हो, या सिंगल के साथ मैग्नीट्यूड दिया हो, तो वो आपकी एक स्पेस में वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। टेक्निकली इधर जो है ना, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि एक ये f1 ऑफ t जो है वो मैंने ले लिया है 2t के बराबर ले लिया है, थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है। तो अब यहाँ पे देखें, इधर 0 j लिख लें प्लस 0 k लिख लें, क्योंकि i की डायरेक्शन में 2t आपने कवर करना मैग्नीट्यूड, और j की डायरेक्शन में 0 और k की डायरेक्शन में 0 मैग्नीट्यूड है। अब नेक्स्ट देखें, 2 स्पेस में i और j इस्तेमाल हुए हैं। तो i का कंपोनेंट f1t, j का कंपोनेंट है f2t। t का मतलब है वेरिएबल इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर 3 स्पेस है तो i के साथ f1t और j का कंपोनेंट f2t और k के साथ f3 ऑफ t। एग्जाम्पल ये मैंने कोट की है यहाँ पे, f1 ऑफ t की जगह मैंने क्या ले लिया है, 5t, और f2 ऑफ t की जगह sin t। और इसी तरह यहाँ पे भी f1 ऑफ t की जगह -√t, f2 ऑफ t की जगह tan t, और f3 ऑफ t की जगह 1/t। ये स्पेसिफिक आपके क्या बन गए हैं, वेक्टर फंक्शन बन गए हैं। ये जर्नल फॉर्म है। 3 स्पेस के अंदर जर्नल फॉर्म ये होती है, 2 स्पेस के अंदर ये, और 1 स्पेस के अंदर ये आपकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ना, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है कि फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। ए पार्ट के अंदर एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आपने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब ये होता है सिंपल कि इनपुट, कि आप इस फंक्शन के अंदर क्या चीज पुट कर सकते हैं, और कोई ऐसी चीज जो इस फंक्शन के अंदर पुट ना हो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होती। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखें, i के साथ लिखा हुआ है 2t, और j के साथ लिखा हुआ है -3t, और k के साथ बेसिकली लिखा हुआ है t की पावर -1। तो t की पावर -1 को कहते हैं 1/t। तो ये इसकी जगह आप लिखेंगे 1/t लिख देंगे सिंपली। अब यहाँ पे देखें, ये बेसिकली 3 स्पेस वेक्टर फंक्शन है, 3 स्पेस वेक्टर फंक्शन है। तो i का जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली किस से रिप्रेजेंट करते हैं, f1 ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f1 ऑफ t का मतलब होगा 2t। तो अब आप यहाँ पे देखें, 2 चीजें जो है ना, जब भी आप डोमेन चेक कर रहे होंगे ना, तो आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है।
एक तो फर्स्ट जो है वो क्या है कि जब भी डिवीजन चल रही होगी ना, जैसे मैं बोलूं पी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्यू लिखा हुआ है, डिवीजन जब भी आएगी ना तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए, हमेशा जीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपने ये माइंड में रखनी है कि अंडर रूट के अंदर जो है हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, या दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी ना तो वो रिजल्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में प्रोवाइड करेगी, ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमें रिजल्ट चाहिए रियल शक्ल में, रियल नंबर चाहिए रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो ये दो चीजें जो है ना आपने लाजमी देखनी है। अगर डिवीजन भी नहीं आ रहा और अंडर रूट भी नहीं है तो आपने डायरेक्ट फिर देखना है कि सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया हो तो आपने कहना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेसिकली 2t, ये डिफाइन है फॉर ऑल, ये जो सिंबल है जो उल्टा ए मैंने लिखा हुआ है इसको कहते हैं फॉर ऑल, ये बात ध्यान में रखनी है, इसको कहते हैं फॉर ऑल। या तो आप स्टेटमेंट लिख लें या ये सिंबल लगा दें, फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर, कि ये 2t जो है हर नंबर के ऊपर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। आप t की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, जो मर्जी पुट करें, अंडर रूट 3 पुट करें, पॉइंट्स में वैल्यूज पुट करें, आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। वो जो रिजल्ट आएंगे ना वो आपके रियल नंबर ही रहेंगे, कम्प्लेक्स नहीं बनेगी या अनडिफाइंड नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट देखें आप, जे का कंपोनेंट है -3t, इसमें भी डिवीजन नहीं है और अंडर रूट भी नहीं है, तो आपने क्या कहना है कि इज डिफाइन फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर। और के का जो कंपोनेंट है वो क्या है, 1/t बन रहा है ना, तो f3 of t is equal to 1/3 is defined at t belong to real number, कि ये जो है ना रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जिस पे ये अनडिफाइन हो जाता है। जैसे आप t की जगह 0 पुट करेंगे ना तो 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, जिसको हम इन्फिनिटी कह रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, जब भी डिवीजन में जो भी चीज आएगी ना उसको आपने 0 के बराबर पुट कर लेना है, तो वो जो आंसर बनेगा वो आपने रियल नंबर में से माइनस कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट ये है, जे का कंपोनेंट ये है और के का कंपोनेंट ये है। आई का कंपोनेंट कहता है कि टी बिलोंग टू रियल नंबर, उस पे डिफाइन है। जे का कंपोनेंट कहता है कि वो भी टी बिलोंग टू रियल नंबर है, और के का कंपोनेंट कहता है कि टी बिलोंग टू रियल नंबर बट टी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के ऊपर टी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर आप देखें ना कंबाइन, कि कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन ये वाला आ रहा है, जो इसके अंदर भी होगा इसके अंदर भी होगा, तो हम बोलेंगे कि डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ इज इक्वल टू रियल -0। रियल को आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी भी डिनोट करते हैं, ओपन ब्रैकेट, ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना इनको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, और एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, ना +इन्फिनिटी और ना ही -इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी पॉइंट शामिल नहीं होता। तो इस पूरी रियल लाइन में से 0 को सिर्फ आपने निकाल देना है, उसके अलावा सारे के सारे पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। और दूसरा सेंस ये है कि x बिलोंग टू, आप इसकी जगह ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया ना, इसकी जगह मैंने लिख दिया है t बिलोंग टू दिस और t बिलोंग टू दिस, ये भी लिख सकते हैं आप।
तो ये दो, एक ऑप्शन ये है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन बन जाते हैं। चारों में से कोई एक भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, बी पार्ट जो है इसमें मैंने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वेक्टर फंक्शन ये दिया हुआ है 1 माइनस टी आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट टी जे यूनिट वेक्टर माइनस टी माइनस टू होल पावर क्या -1 के यूनिट वेक्टर। तो ये जो फर्स्ट दो वैल्यूज तो एज इट इज हम लिख लेंगे ना, ये जो थर्ड वैल्यू है ना इसमें पावर क्या है, -1 है। तो जब भी माइनस नेगेटिव पावर आएगी तो उसको, उस वैल्यू को आपने क्या शिफ्ट कर देना है, डिवीजन में ले जाना है। 1 डिवाइडेड बाई होल पावर क्या हो जाएगी, +1। वो मैंने यहाँ पे शो नहीं की। अब आई का जो कंपोनेंट है ना वो देखेंगे आप, F1 उसका नाम देंगे, F1 किसके बराबर है, 1 माइनस टी। अब इस में देखें ना तो डिवीजन आ रही है, नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, ना अंडर रूट है, तो आपने सिंपल क्या देना है, इज डिफाइंड फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर। और यहाँ पे देखें ये F2 जो है वो किसका कंपोनेंट होता है, जे का कंपोनेंट होता है। जे का कंपोनेंट की वैल्यू वो लिखेंगे, इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने बात समझाई थी कि आपने कोशिश करनी है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू हमेशा जब भी आएगी उस सारी वैल्यू को आपने कहना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या दूसरे सेंस में आपने कहना है कि वैल्यू कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। अब आप यहां पे देखें जो थर्ड कंपोनेंट है वो है माइनस, यहां पे ये भी लिख लें, माइनस भी लिख लें, -1 डिवाइडेड बाई टी -2, ये इसके बराबर है थर्ड कंपोनेंट। अब थर्ड कंपोनेंट में डिवीजन चल रही है, डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है t-2, इसको आपने नॉन जीरो रखना है ना, तो नॉन जीरो इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो t इज नॉट इक्वल टू +2 हो जाए, 2 इधर आके शिफ्ट हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है t की वैल्यू कभी भी 2, जैसे ही आप t की जगह 2 पुट करेंगे ना, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। ये बात ध्यान में रखें, हमें डिफाइन वैल्यू चाहिए। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे कि ये सारी वैल्यू जो है डिफाइन है, t बिलोंग टू रियल नंबर बट 2 के ऊपर नहीं है, तो वो वाला पॉइंट जो है ना आपने आउट कर देना है। अब आप यहां पे देखें, ये ग्राफिकली जो है ना मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन आगे नेक्स्ट किया है। आप सॉल्यूशन के अंदर जो है ना, अभी बेशक आप ये ग्राफिकली समझ सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप बना दें तो अच्छा है, अगर ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखें f(1) वो है 1 माइनस टी, और डिफाइन किस वैल्यू पे है, t बिलोंग टू रियल नंबर। ये एक रियल लाइन मैंने ड्रा की है, 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी, और इसी तरह -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको बोला जाता है रियल लाइन। ठीक होगी बात। इसी तरह ये सेकंड के लिए भी रियल लाइन ड्रा की है और थर्ड के लिए भी रियल लाइन ड्रा की है। अब इसका जो F1 की जो डोमेन है ना वो बेसिकली है t बिलोंग टू रियल नंबर, इसका मतलब है ये पूरी रियल लाइन शामिल है। ठीक होगी बात। F2 के अंदर जो है आपने 0 को शामिल करना है और 0 से ग्रेटर रहना है। 0 को शामिल कर रहे हैं तो ये क्लोज सर्कल मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, 0 भी शामिल है और उससे नेक्स्ट जितने भी नंबर आएंगे, चाहे वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, एग्जैक्ट डिजिट आ रहे हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और इसी तरह F3 जो है वो बेसिकली 2 को आपने आउट कर दिया ना, पूरी लाइन में से t बिलोंग टू रियल नंबर है, और रियल नंबर में से आपने 2 को क्या करना है, आउट करना है। तो ये पूरी लाइन तो शामिल नहीं है,
क्योंकि 2 को आपने क्या करना है, आउट करना है। इस पूरी लाइन में से 2 को जब आपने आउट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 2 के ऊपर जो है ना एक ओपन सर्कल बना लेना है। ये क्लोज सर्कल है और ये क्या है, जैसे क्लोज सर्कल का मतलब है जीरो शामिल है, वो वाला पॉइंट शामिल हो जाता है। अगर उस पॉइंट के ऊपर ओपन अगर सर्कल ड्रा कर देना तो इसका मतलब है वो वाला पॉइंट शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है इस पूरी रियल लाइन में से 2 आपका शामिल नहीं है, ये पूरी रियल लाइन शामिल है और ये जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ शामिल है। तो अब इस तीनों लाइंस का कॉमन पोर्शन क्या है? अब आप यहां पे देखें, ये वाला पोर्शन तो शामिल ही नहीं है ना, F2 के अंदर ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला भी आप कॉमन ना होगा ना पोर्शन। जीरो इधर भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, ठीक होगी बात। तो आप लिखेंगे जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होता। एंड पॉइंट जो है ना इन्फिनिटी वाले दोनों तरफ, वो क्योंकि आपको इन्फिनिटी नंबर एग्जैक्ट पता ही नहीं है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि इन्फिनिटी को आप कंसिडर कर लें 1 मिलियन, अब दूसरा स्टूडेंट बोलेगा आप 10 ट्रिलियन ले लें, 100 ट्रिलियन ले लें। तो इस तरह आपके नंबर इन्फिनिटी का सेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आप इन्फिनिटी नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो नंबर शामिल ही नहीं है। तो जीरो से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी की तरफ जाना है। लेकिन एक नंबर जो है ना 2 इस F3 के अंदर शामिल नहीं है, तो आपने -2 को कर देना है। तो एक जब भी आप कोई एग्जैक्ट नंबर उस लाइन में से निकाल देते हैं ना, तो वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 2, 3, 5 कोई नंबर अगर आप माइनस कर रहे हैं पूरी उस इंटरवल में से, ये पूरा एक इंटरवल है ना जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसमें 2 शामिल है, तो वो वाला नंबर हमने बाहर निकाल दिया, तो करली ब्रैकेट लगानी है आपने, मतलब सेट वाली। या दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि जीरो से लेके 2 तक 2 शामिल नहीं है ना, 2 को बाहर करना है आपने, और 2 शामिल इधर भी नहीं है, और 2 से नेक्स्ट प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि आप सिंपल लिख लें कि t बिलोंग टू रियल नंबर, t क्या है, जीरो से ग्रेटर है, जीरो से जीरो के बराबर भी है और ग्रेटर है, और एंड t इज नॉट इक्वल टू 2, कि एक ऐसा नंबर जो है ना वो t नहीं होना चाहिए, वो नंबर कौन सा है, 2 है। तो अब आप यहां पे देखें, अगर आप जो है इन्फिनिट, यहां पे मैंने बात समझाई थी कि ये अंडर रूट टी जो है, अंडर रूट जब भी आएगा तो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि इधर नेगेटिव नंबर पुट नहीं करना। अगर आप नेगेटिव नंबर पुट भी करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं कहता हूँ -3, आप ये पुट करते हैं तो आप यहाँ पे देखें आयोटा वैल्यू आ रही है आपकी, आयोटा की शक्ल में ये आंसर आ रहा है। आप इसी तरह यहाँ पे जो है आप पुट करते हैं, सपोज करें -1 पुट करते हैं, तो प्लस आयोटा या क्योंकि प्लस आयोटा आता है ना, क्योंकि अंडर रूट है तो 2 वैल्यू वो शो कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आयोटा की शक्ल में आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे देखें, मैं सपोज करें -0.001 पुट करता हूँ, फिर भी आयोटा की शक्ल में आएगा। लेकिन जैसे ही आप जो है नेगेटिव के अलावा 0 पुट करते हैं तो डिफाइन आंसर 0 आ रहा है, और 0 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करें यहाँ पे ये पुट कर देते हैं आप, ये वाला नंबर पुट करते हैं पॉइंट, तो आपके पास आयोटा साथ नहीं शो हो रहा, मतलब ये रियल आंसर आ रहे हैं। आप कोई और नंबर ले लें, एग्जैक्ट नंबर जैसे 10 ले लें, अंडर रूट 10 कर लें, तो ये भी पॉइंट्स में तो वैल्यू चल रही है लेकिन आयोटा की शक्ल में, मतलब कम्प्लेक्स आंसर नहीं बन रहा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इनपुट आपने जो भी लेनी है, अंडर रूट जब भी आएगा तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है।
अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट है। वेक्टर फंक्शन दे दिया साइन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस टेन टी के यूनिट वेक्टर। तो आई का कंपोनेंट f1 साइन टी लिख लेंगे, f2 कॉस टी और के का कंपोनेंट क्या है f3 टेन टी। तो टेन टी को आप लिख लें साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी। साइन और कॉस जो है ना दोनों के लिए जो डोमेन होती है ना वो फॉर ऑल रियल नंबर होती है। तो आप सिंपल लिखेंगे इज डिफाइंड फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर। और cos t के लिए भी यही लिखेंगे कि इज डिफाइंड फॉर ऑल t बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसको थोड़ा सा और हम चेक भी कर लेते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे आपको आप ले लें साइन जीरो, आंसर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू ले लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप 1000 ले लें फिर भी आंसर आपका अब नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आएगा रियल आएगा। कम्प्लेक्स वैल्यू मतलब आयोटा साथ शो नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर आप अंडर रूट की शक्ल में कोई नंबर पुट कर दें, यहाँ पे बड़ा सा नंबर पुट कर दें, फिर भी आंसर रहेगा आपके पास रियल ही रहेगा। और इसी तरह अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई बड़ी वैल्यू जो है इस तरह पुट कर लेते हैं और साथ इस तरह का नंबर कोई भी ले लेते हैं तो फिर भी आपका क्या रहेगा कम्प्लेक्स आंसर। कम्प्लेक्स तब शो होगा, ये सिंपल वैसे लिखा हुआ है कम्प्लेक्स लिखा हुआ, जब भी कम्प्लेक्स आंसर आएगा तो आखिर पे आयोटा नजर आएगा आपको। तो इसका मतलब है ये जो मर्जी आप इधर पुट कर लें, चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें चाहे पॉजिटिव वैल्यू बड़ी सी बड़ी पुट कर लें, तो इसका मतलब है कि आंसर आपका ये देखें मैंने यहाँ पे ये पुट करता जा रहा हूँ नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन आंसर आपका रियल ही रहेगा, ये बात ज़हन में रखनी है। तो इसका मतलब है डोमेन जो है ना वो होती है इनपुट। आप कौन कौन से नंबर इधर पुट कर सकते हैं, तो इधर आप फॉर ऑल रियल लाइन पुट कर सकते हैं सिर्फ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के। उसके अलावा जितने भी नंबर आपको आपके पास मौजूद हैं वो सारे के सारे इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर आपको मिलता जाएगा। और cos t के लिए भी सेम है, साइन और cos के लिए डोमेन सेम है, ये बात ध्यान में रखें। अब आप यहां पे देखें इधर आ गया tan आ गया। अब tan के लिए जो है ना ऊपर तोड़ लेंगे साइन t डिवाइडेड बाई cos t। अब मैंने एक आपको बात समझाई है कि जब भी डिवीजन आएगा ना तो आपने सोचना है डिनोमिनेटर में वैल्यू नॉन जीरो रखनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे cos t इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो t इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि अगर आप 90 के ऑड मल्टीपल यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे ना तो आंसर cos t का जीरो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। सपोज करें यहाँ पे देखें आप cos 1 क्रॉस 90 लिख लें, आंसर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। अब 1 को जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ, ऑड 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, फिर भी जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 पुट करें फिर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप ऑड नंबर आपके माइंड में जो भी ऑड नंबर बड़े से बड़ा नंबर बनता है, सपोज करें ये ऑड नंबर है 90 आपका तो इवन है ना, ये एंगल 90 आ रहा है और उसके साथ मल्टीपल ऑड जितना बड़ा मर्जी बड़े से बड़ा ले लें, आंसर क्या रहेगा जीरो रहेगा। और एक और बात समझ लें कि अगर नेगेटिव साइन भी साथ आ जाता है ना और ऑड मल्टीपल कोई भी ले लें, सपोज करें ये, क्योंकि लास्ट डिजिट देखें आप 1 है तो ये सारा नंबर क्या है ऑड नंबर है, तो आंसर फिर भी क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि cos t जो है जीरो तब होता है जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है। तो ऑड की जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो होती है 2n + 1 होती है। 90 को कहते हैं पाई बाई 2, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो ऑड क्रॉस 90 की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिकली
2n+1 ब्रैकेट क्लोज फिर पाई बाय 2 या 90 डिग्री सिंपल लिख लें, उससे भी कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर जो है ना इन एंगल पे 0 हो जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंपल समझाया आपको, दोबारा मैं बता देता हूँ। 1 क्रॉस 90 किया है ना आपने, तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। आप कोई भी ऑड नंबर जो है ना यहाँ पे सोच लें, जैसे 31 ऑड नंबर है, क्रॉस 90 करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 90 तो आर है, साथ ऑड नंबर जो मर्जी लेंगे वो सारे के सारा रिजल्ट 0 शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो है ना ये नहीं होना चाहिए। टी की वैल्यू जैसी ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बनेगी टी की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो आपने ये क्या करना है? माइनस करना है। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे? इज डिफाइंड फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल माइनस दिस वैल्यू। तो इसकी डोमेन फिर इन दोनों के लिए तो आर रियल लाइन है ना, इसके लिए ये वाली चीज है। तो ये पोर्शन जो है ना आपने माइनस किया है F3 के लिए, तो कॉमन पोर्शन फिर ये वाला बनेगा। ये तो पूरी लाइन है ना, इधर भी पूरी लाइन है, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं है। इसमें से 90 के ऑड मल्टीपल आपने क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए। तो डोमेन ओवरऑल फंक्शन की फिर ये वाली बन जाएगी सारी। तो आपने ये वाली डोमेन लिख लेनी है। और साथ ये बात माइंड में रखनी है कि एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? जेड को। जेड का मतलब है इंटीजर सेट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस। आप यहाँ पे देखें 0 पुट करेंगे ना, यहाँ पे एन की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 क्रॉस 0 0 0 प्लस 1 1, तो 1 क्रॉस 90 डिग्री बन जाएगा। आप इधर एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 क्रॉस 2 2 बन जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो 3 क्रॉस 90 बन जाएगा। तो अगला जैसे ही आप एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, एन की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, एन की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑड नंबर हमेशा बनते जाएंगे, एन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और एन की जगह अगर आप -1 पुट करें, 2 पुट करें, -2 -3 -4, तो फिर भी ऑड ही रिजल्ट आएगा, वो नेगेटिव ऑड बनता जाएगा। तो आपने साथ ये भी बताना है कि n बिलोंग टू इंटीजर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, एफ डी पार्ट जो है, एफ वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है cos t i माइनस cot t j प्लस कोसिकेंट t k। तो सबसे पहले जो है ना आप बेसिक फंक्शन के अंदर साइन और कॉज में शिफ्ट कर लें पूरे फंक्शन को। तो cos t एज इट इज आ जाएगा, cot को आप ब्रेक कर लें cos ओवर साइन की शक्ल में, और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो 1 ओवर साइन टी लिख दिया। तो F1 cos t आ गया। कॉज और साइन सिंगल लिखे हो ना, सिंपल डिवीजन या अंडर रूट ना हो, तो फिर आपने यही लिखना है फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखें आप, cos t है तो आप लिखेंगे इज डिफाइंड फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल। अब F2 जो है उसकी वैल्यू क्या है? माइनस cos t डिवाइडेड बाई साइन t, वो लिखेंगे आप। अब इधर आ गया डिवीजन, अब प्रॉब्लम बन गई है। अब जैसे यहाँ पे देखें कॉज डिवीजन में चल रहा था ना, तो आपने चेक करना है कि किस एंगल पे ये 0 हो रहा है। तो ये एंगल आपने माइनस किया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं रियल लाइन में से। तो इधर आप देखें डिवीजन में, इसके भी और इसके भी डिवीजन में दोनों में साइन टी आ रहा है। तो आप लिखेंगे इज डिफाइंड फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल, और इसी तरह इज डिफाइंड फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल। अब साइन टी भी 0 हो रहा है ना, इधर भी और इधर भी, तो वो आपने एंगल माइनस करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें साइन टी इज नॉट इक्वल, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं लेना। तो आप साइन टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो टी इज नॉट इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इवन की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है 2n। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आंसर बन जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा।
n की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, n की जगह 4 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2n जो है ना इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और 90 की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। अब ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो n पाई आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि n पाई को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम चेक भी करते हैं कि 90 के अगर इवन मल्टीपल्स बाय साइन लगाएं तो आंसर क्या बनता है। सपोज करें यहाँ पे साइन इवन, पहला इवन नंबर क्या है, 2 है, 2 क्रॉस 90 लिखें, रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 2 क्रॉस 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 की जगह जो है आप 4 पुट कर दें, फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप नेगेटिव इवन नंबर ले लें, जैसे नेगेटिव 50 ले लें, फिर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और आप कोई बड़ा नंबर कोई भी आप ये लास्ट पे डिजिट देखना है, 8 है तो ये टोटल डिजिट क्या हो जाएगा, नंबर पूरा आपका इवन हो जाएगा, फिर भी क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। आप इसी तरह यहाँ पे 1000 ले लें, तो आंसर क्या, 1000 आपने इवन नंबर रखा है, साथ 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि एन पाई जो है ना वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 के साथ अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है एन पाई। और आर्ट की क्या होती है, आर्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2n+1, और बाहर आपने पाई बाई 2 लिखना है। यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे 2 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सिंपल हम कहते हैं n पाई को इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो आपने सिंपली रियल लाइन में से n पाई को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और n के मतलब भी आपने बताना है कि n क्या चीज़ है। n आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज तो नहीं पुट कर सकते ना, n एग्जैक्ट डिजिट पुट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है n बिलोंग टू इंटीजर्स, 0 +-1 +-2 +-3 +-4। अगर n की जगह 0 पुट करते हैं ना तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखें, अगर 0 भी पुट करते हैं फिर भी आंसर क्या बन जाएगा, 90 क्रॉस 0 बाहर क्या है, साथ साइन है, आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसकी डोमेन जो है ना, ये तो आर रियल लाइन है ना, F2 और F3 की सेम डोमेन बन रही है, तो कॉमन डोमेन फिर ये वाली बनेगी ना, जो लेस वाली होती है वो आपकी कॉमन होगी, तीनों में कॉमन आएगी, कॉमन ये बन जाएगी आपकी। तो फाइनल इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या बन जाएगी, रियल लाइन माइनस n पाई, जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 हैं वो सारे के सारे आपने रियल लाइन में से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, निकाल देने हैं। और n बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर्स का मतलब है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद। अब ये तीन जो है ना वेक्टर दे दिए हैं, वेक्टर फंक्शन दे दिए हैं, f वेक्टर फंक्शन है, g वेक्टर फंक्शन है और h वेक्टर फंक्शन है, इनकी वैल्यूज बता दी हैं उसने क्वेश्चन के अंदर। ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि अगर f वेक्टर फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए और g वेक्टर फंक्शन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाए, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो नया वेक्टर फंक्शन क्या बनेगा। तो आपने सिंपल ये लिखना है 2f माइनस 3g, f की वैल्यू ये वाली सारी लिखनी है ब्रैकेट्स के अंदर, -3, g की ये वाली वैल्यूज जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर लिख देनी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 जो है -5 के साथ होगा, फिर 2 जो है t² के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4t I यूनिट वेक्टर -10j +2t² k। और इसी तरह -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ भी और 1/t के साथ भी।
तो ये क्या बन जाएगा, -3 इंटू 1 माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और आई यूनिट वेक्टर, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 3 क्रॉस 1 3, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और साथ के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, आई कंपोनेंट दो जगह पे लिखा होगा ना, एक ये वैल्यू है आई वाली और ये वाली वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज को आप इकट्ठा लिखेंगे, उसके बाद जे वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर के वाली लास्ट पे ये वाली और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों से आई को आप क्या ले लें, कॉमन ले लें, 4t एज इट इज आ जाएगा, -3 इंटू 1 माइनस टी एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ आई को कॉमन लिया है। जे की सिंगल वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, और इन दोनों से के यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2t² -3 डिवाइडेड बाई टी। अब नेक्स्ट जो है, -3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 को t के साथ भी कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लास्ट दोनों वैल्यूज तो एज इट इज मूव करती जाएंगी फाइनल यहां तक। अब 4t और 3t आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 7t बन जाएगा, -3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और साथ आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और ये लास्ट दो वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है बी पार्ट जो है, उसके अंदर आपने ये फाइंड करना है कि 3 के साथ एफ के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, जी के साथ 4 मल्टीप्लाई, फिर इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप ये एज इट इज लिखेंगे, 3 एज इट इज लिखेंगे, एफ की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर सारी लिख देनी है, +4 एज इट इज आ जाएगा, फिर जी की वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर लिख देनी है। तो अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 हर नंबर मतलब हर पोर्शन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तीनों के साथ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6ti -15j, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3t² k बन जाएगा। और नेक्स्ट इसी तरह 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट आई वाले कंपोनेंट के साथ, और 4k वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब आई वाली दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे आई आ रहा है यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे, तो इन दोनों को आप इकट्ठा लिखेंगे, फिर उसके बाद जे की एक ही वैल्यू है वो लिख देंगे, और के की भी दो वैल्यूज, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा। अब सबसे पहले आप इन दो जो फर्स्ट दो वैल्यूज लिखी हुई, इन दोनों से आई को कॉमन ले लें, 6t + 4 इंटू 1 माइनस टी आ जाएगा, जे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इन दोनों से के को कॉमन ले लें। अब ये लास्ट दोनों वैल्यूज फर्दर सॉल्व नहीं करनी, ये एज इट इज मूव कर रही हैं। यहाँ पे 4 को आप 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, और 4 को -t के साथ भी करें, उसके बाद 6t -4t तो 2t रह जाएगा, और +4, और लास्ट दोनों वैल्यूज आपकी एज इट इज आ जाएंगी। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप जो पार्ट है आपका सी पार्ट है, इसमें वो कहता है कि जी वेक्टर फंक्शन और एच वेक्टर फंक्शन, दरमियान में उसने लिखा हुआ है डॉट। अब ये इस डॉट का मतलब जो है ना, वो है डॉट प्रोडक्ट। आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 किया होगा, उसके अंदर दो किस्म के प्रोडक्ट आपने डिस्कस किए होंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली स्केलर आंसर आपको प्रोवाइड करता है, जो आंसर आएगा ना उसमें आई जे के नजर नहीं आएंगे, ये बाज़ान में रखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है वेक्टर, तो उसके आंसर के अंदर जो है ना आपको आई जे के इन तीनों में से हो सकता है तीनों नजर आ जाएं, हो सकता है कि कोई एक को या दो वैल्यूज आ रही, मतलब आई और के आ जाएं या के और जे आ जाएं, इस तरह। सिंपली याद रखना है कि डॉट जो है वो आपको स्केलर रिजल्ट देता है, फाइनल रिजल्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको वेक्टर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ये डॉट का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर इन दोनों को कर लें, इस तरह नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट लेना है।
तो अब डॉट प्रोडक्ट के लिए जो है ना कुछ चीजें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर डॉट प्रोडक्ट, सिंपली हम कहते हैं कि सेम के साथ डॉट जो है ना आई डॉट आई यूनिट वेक्टर जब हम ले रहे होते हैं 1, इसी तरह जे डॉट जे भी क्या हो जाता है 1, और इसी तरह के डॉट के भी क्या आंसर आ जाता है 1 आ जाता है। आई डॉट जे डिफरेंट के साथ डॉट या जे डॉट के, और इसी तरह के डॉट आई, वो आंसर 0 आ जाता है। सेम के साथ डॉट 1 होता है और डिफरेंट के साथ डॉट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यूनिट वेक्टर माइंड में रखने हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो आई वाली है, इधर भी फर्स्ट वैल्यू आई वाली है, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा ना। तो इनके कोफिशिएंट, इधर देखें, इधर आई का कोफिशिएंट है 1 माइनस टी, इधर आई का कोफिशिएंट है साइन टी। ये दोनों कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इधर देखें, अगर आप आई को जे के साथ करते हैं डॉट, तो आई डॉट जे दोनों डिफरेंट हैं तो 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते रहे, लेकिन जैसे ये 0 होगा ना, साथ 0 मल्टीप्लाई होगा उन कोफिशिएंट के साथ, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी डॉट आएगा तो आपने सिंपल याद रखना है कि सेम आई डॉट आई 1 हो जाता है, इसी तरह जे डॉट जे भी 1 हो जाता है, के डॉट के भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आपने सिंपली ये याद रखना है, आई के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर लें। आई का इधर कोफिशिएंट ये वाला है ना, और इधर ये वाला है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। जे का कोफिशिएंट इधर 0 है क्योंकि इधर जे नहीं है ना इसमें, तो जे का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट ये आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट हो जाएगा। और इधर के का कोफिशिएंट है 1/t, इधर के की वैल्यू नहीं है ना, तो 0 के लिख दिया मैंने। तो ये आप देखें, ये डबल टिक मैंने लगा दी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट ये बना है 1 माइनस टी इंटू साइन टी। अब ये जो फाइनल रिजल्ट है इसमें आई जे के नहीं लिखे होंगे, तो ये स्केलर वैल्यू है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये जो आंसर आया ना स्केलर आया है, स्केलर रिजल्ट आया है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको स्केलर रिजल्ट देगा, ये बात ध्यान में रखनी। अब नेक्स्ट डी पार्ट है, वो कहता है कि एफ क्रॉस एच। तो ये बेसिकली सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट की शक्ल में हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो के अंदर एफ, क्योंकि एफ वेक्टर है ना, तो एफ का आई कंपोनेंट, फिर एफ का जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट, और एफ का के कंपोनेंट का कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट लिखेंगे। इसी तरह एच जो है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, इनके कोफिशिएंट आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट मैं दोबारा बता भी देता हूँ। एफ जो है इसका आई कंपोनेंट क्या है, आई का कंपोनेंट है 2t, तो वो 2t लिख दिया है। जे का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे कंपोनेंट बेसिकली -5 लिख दिया। के का कंपोनेंट क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद एच वेक्टर ये है, आई का कंपोनेंट है साइन टी, तो साइन टी लिख दिया है आई के नीचे। और इसी तरह जे का कंपोनेंट है ई की पावर टी लिख दी है, और के की वैल्यू नहीं है ना, तो 0 लिख देना है आपने। अब उसके बाद फर्स्ट रो से आप क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो आई लिखेंगे। अब आई जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। तो ये 4 नंबर आपके पास जो बचेंगे, मतलब ये 4 वैल्यूज जो बनेंगी, तो ये आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट में मेंशन करनी है। फिर उसके बाद जे की बारी है, तो इसका साइन चेंज कर देना है।
पहले का साइन वही रखना है, दूसरे का साइन चेंज करना है। ये प्लस जे है तो माइनस जे लिख देना है। अब जे है फर्स्ट रो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और सेकंड कॉलम के अंदर है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे आप, तो ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज है, ये आपने नेक्स्ट 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखनी है। फिर लास्ट वाली वैल्यू है के, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप जैसे ही स्किप करेंगे तो ये 4 नंबर आपके पास बन जाएंगे, तो इनको आप इधर लिख देंगे। अब उसके बाद तो यहाँ पे तो आपको पता है 2/2 का डिटरमिनेंट, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस सा लगाते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और इस पोजीशन को कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, माइनस फार्मूले का आएगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख देंगे। फिर माइनस जे यूनिट वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले माइनस सेंटर में लगाएंगे, फिर इन दोनों को कर देंगे, ये लिख देंगे। और इसी तरह के यूनिट वेक्टर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का आएगा, तो माइनस ये भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 साइन टी बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू बन गई माइनस टी स्क्र ई रेज़्ड पावर टी, और आई यूनिट वेक्टर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्र साइन टी जे यूनिट वेक्टर, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 साइन टी और के यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बना है ये वेक्टर शक्ल में बना है। आई जे और के कंपोनेंट आपकी मतलब डायरेक्शंस आ रही हैं कि x के अलांग इतना मैग्नीट्यूड लेना होगा, j के अलांग इतना मैग्नीट्यूड मतलब y के अलांग, और z के अलांग इतना मैग्नीट्यूड लेना। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। तो फाइनल ये जो रिजल्ट बना है ये आपका क्या आ गया, वेक्टर बना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको वेक्टर रिजल्ट देता है और डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको स्केलर रिजल्ट देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है कि evaluate the limit of the following expressions। चैप्टर नंबर 2 अगर हाँ 2 अगर आपने किया है तो उसमें लिमिट का बेसिक कंसेप्ट आपको आता होगा, उसी के रिलेटेड जो है ना इधर क्वेश्चन दिए हुए हैं। उधर सिंपल जो है ना आई जे के नहीं होता था, स्केलर वैल्यू का आप लिमिट, स्केलर वैल्यू दी होती थी उसकी लिमिट आप फाइंड करते थे। यहाँ पे आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है तो इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें जिधर आपको t नजर आ रहा है ना उधर आप t की जगह आप 1 पुट, लिमिट t अप्रोचेस टू 1, तो t की जगह 1 पुट कर दें, 3 into 1 हो जाएगा i यूनिट वेक्टर प्लस e की पावर 2t, t की जगह 1 पुट कर देंगे, साथ j यूनिट वेक्टर प्लस साइन पाई t की जगह 1 पुट कर देंगे। अब 3 क्रॉस 1 3 आ जाएगा, साथ आई यूनिट वेक्टर प्लस ई की पावर 2 क्रॉस 1 2 बन जाएगा, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, जे यूनिट वेक्टर प्लस साइन पाई, और साथ 1 है तो 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, पाई, साथ क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर। तो अब साइन पाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख लें, साइन पाई, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। आप कैलकुलेटर से जब आप चेक करेंगे तो साइन 180 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब उसके बाद बी पार्ट देखें। अब बी पार्ट में वो कहता है कि लिमिट t अप्रोचेस टू 1। अब ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक पूरा वेक्टर फंक्शन दे दिया है उसने, i का ये वाला कंपोनेंट है, j का ये वाला कंपोनेंट है और k का ये वाला कंपोनेंट है। तो सबसे पहले जो है ना लिमिट हर कंपोनेंट के साथ लिखेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, फिर लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, फिर लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब एक मेथड है कि आप इन तीनों को एट अ टाइम सॉल्व करते जाएं, और दूसरा मेथड जो है ना वो ये है कि आप अलग अलग सॉल्व करें।
पहले इसको सॉल्व कर लें, इसकी लिमिट अलग से सॉल्व करें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी क्यूब -1 डिवाइडेड बाई टी -1। अगर आप डायरेक्ट टी की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब आंसर आ देगा 1, तो 1 - 1 आंसर हो जाएगा 0। और इसी तरह टी की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आपके पास आता है ना, इधर आप शो कर लें, आप इसमें वो बेसिकली मैथ एरर शो करता है। ये बात ध्यान में रखनी है। कैलकुलेटर से जैसे ही आप करेंगे, या सिस्टमैटिक एरर या मैथ एरर, ये आपकी अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसको फर्दर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखनी है। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी ना, तो आपने और कोई मेथड इस्तेमाल करना है। और कोई मेथड का मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन करें या रैशनलाइज कर लें, ये मेथड आपने इस्तेमाल करने। यहाँ पे देखें, मैं टी क्यूब -1 को फैक्टर की शक्ल में लिखने लगा हूँ। तो ये तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब ए की जगह टी पुट कर दें तो टी का क्यूब हो जाएगा, बी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, टी -1, टी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टी और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर टी आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर ये दो बनते हैं। तो ये दो फैक्टर लिखें, और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसके साथ क्या हो जाएगी कि कटिंग हो जाएगी। जैसी कटिंग होगी ना, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें लिमिट पुट कर देंगे। ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो आप लिख देंगे 1 स्क्वायर। लिमिट अब खत्म होगी, अप्लाई होगी ना इसके ऊपर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर 3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं अलग से। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आप टी की जगह 1 पुट करें ना, तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और टी की जगह 1 पुट करेंगे तो -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा। यानी अगर आप पुट करते हैं, ये मैं इधर बता भी देता हूँ आपको, 1 स्क्वायर बन जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, माइनस इधर टी पुट करेंगे, टी की जगह 1 तो -3 आ जाएगा, +2, और नीचे भी इसी तरह पुट करें ना तो 1 आ जाएगा, फिर +1 -2। अब इसको सॉल्व करें ना आप, ये वैल्यू बन जाएगी 3, 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, -3 डिवाइडेड बाई 2 -2, तो ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो इसका मतलब है 0/0 फॉर्म है। जैसे ही 0/0 फॉर्म बनेगी तो आपने ये फर्दर जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, ये आपकी अनडिफाइंड फॉर्म होती है ना, तो आपने इसको फैक्टराइजेशन करने, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी दिए होंगे तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, आपकी ने सिंपल क्या कर लेना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो टी स्क्वायर -2t -t + 2, और डिवीजन में टी स्क्वायर +2t -t -2। अब फर्स्ट टू, इन दोनों से t कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग t -2 रह जाएगा। इन दोनों से -1 कॉमन ले लेंगे, t -2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 में से t कॉमन आ जाएगा तो t +2 रह जाएगा, और लास्ट 2 में से -1 कॉमन लेंगे तो t +2 बन जाएगा। अब न्यूमिनेटर में से t -2 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग t -1 रह जाएगा। इसी तरह t +2 कॉमन लेंगे तो t -1 रह जाएगा। जैसी कटिंग होगी ना, इन दोनों फैक्टर की ये दो, इधर भी t -1 है, इधर भी t -1 है, इसका मतलब है t -1 की वजह से ये 0/0 बन रहा था।
ये जैसी कटिंग होगी ना तो आपने टी की जगह लिमिट पुट कर देनी है। टी की जगह 1 पुट करें और इधर भी टी की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 2 और इधर डिवीजन में 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, -1/3 इस पोर्शन का। और लास्ट वाला जो है उसको भी कैलकुलेट करेंगे लिमिट, ये जो थर्ड पोर्शन है। अब आप यहाँ पे देखें, इसकी भी लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है ना, इस पोर्शन की भी। तो आप लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर टी माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे देखें डिवीजन में कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप लिमिट डायरेक्ट पुट करें। टी की जगह जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 ई की पावर टी माइनस 1। तो टी की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 के बराबर। ये आपने यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप आपका बन जाएगा। तो 2 क्रॉस 1 आंसर क्या बन जाएगा, 2 बने। ये साथ 2 कैसे बना है, ये इधर टी की जगह 1 पुट किया ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट पोर्शन का आंसर क्या बना है, 3 बना है। तो आपने इधर 3 पुट कर देना है। और सेकंड पोर्शन का आंसर क्या बना है, -1/3 बना है। तो इसकी जगह -1/3 पुट के साथ जे लिख दी है। और लास्ट पे इस पोर्शन का आंसर क्या बना है, 2 बना है। तो 2 लिख दिया, साथ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब उसके बाद सी पार्ट देखें ना आप। सी पार्ट में वो क्या कहता है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 sin t डिवाइडेड बाई टी आई प्लस 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी जे प्लस ई रेस्ट पावर 1 माइनस टी के यूनिट। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिमिट तीनों के साथ, इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये लिख देंगे। अब सेपरेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये बेसिकली एक जो है ना सेकंड चैप्टर के अंदर आपने थ्योरम या प्रूफ किया होगा इसका, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। आपने सिंपल ये याद रखना है कि साइन के साथ जो भी एंगल होगा वही एंगल नीचे अगर डिवाइड हो रहा है और साथ लिमिट अप्लाई हो रही है, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। इधर देखें, साइन के साथ टी है ना, और वही टी नीचे डिवाइड हो रहा है और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो आंसर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ये 1 इस थ्योरम का आपने हवाला भी देना, मतलब रीजन भी देनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं इसको। इसका तो आंसर आ गया 1 डायरेक्ट थ्योरम के मुताबिक, या फार्मूला आप सिंपल याद कर। अब अगर इसको जैसे ही आप इधर cos की जगह 0 पुट करें ना, तो cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 माइनस 1 0, और नीचे t की जगह 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बनती है अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें। कौन सी फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है डायरेक्ट लिमिट पुट करने से। तो अब हम कोई और हल तलाश करेंगे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती। अब 2 वैल्यूज ऊपर हैं, सिंगल वैल्यू नीचे लिखी हुई है। तो रैशनलाइज जब भी करते हैं ना, तो 2 वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो 2 वैल्यूज है ना, इनका कॉन्जुगेट सेंटर वाला साइन चेंज कर लेना है। तो 1 प्लस कॉस टी बनता है, तो वो आप मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। अब जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू बन रही है a माइनस बी, और ये बन रहा है a प्लस बी। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में t इंटू 1 प्लस कॉस टी लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी होता है साइन स्क्वायर टी के बराबर होता है। ये भी मैं इधर बता देता हूँ आप कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होगा। तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के बराबर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या लिख दी है, साइन स्क्वायर टी लिख दी है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर टी का मतलब है कि साइन की दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तब स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, एक साइन टी और ये दूसरा साइन टी लिख दिया, ये दो साइन टी लिख दी है मैंने अलग अलग, और एक के नीचे टी को डिवाइड कर दिया और दूसरे साइन टी के नीचे क्या डिवाइड कर दिया, 1 प्लस कॉस टी को डिवाइड कर। अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इसमें चले जाएंगे, और टी को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो है इसका आपने आंसर लिखा है 1 लिखा है, साइन टी डिवाइडेड बाई वही एंगल क्या आ रहा है, टी आ रहा है, इधर भी टी आ रहा है, तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आप 1 लिख दें। इसमें लिमिट पुट कर दें, जैसी लिमिट पुट करेंगे तो 0 बाई 0 नहीं बनेगा, टी की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब 1 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला क्रॉस साइन 0 कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा, और cos 0 जब चेक करेंगे तो 1 आंसर देता है, तो नीचे 1 प्लस 1 बन जाएगा। अब ये देखिए 0 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, नीचे क्या बन जाएगा 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एक डिफाइंड आंसर है, ये बात ध्यान में रखनी। अब उसके बाद लास्ट वाली टर्म जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट ई रेज़ टू पावर 1 माइनस टी, तो टी की जगह 0 पुट कर दें तो 1 माइनस 0 0 आ जाएगा, ई की पावर 1 मतलब ई लिख देंगे आप। तो फर्स्ट का आंसर बना है 1, तो आप इसकी जगह 1 लिखेंगे, साथ आई लिख देंगे, प्लस सेकंड का आंसर बना है 0, तो इधर 0 जे आ जाएगा, प्लस और थर्ड का आंसर क्या बना है, ई बना है, तो ई के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट बन गया है सी पार्ट का। अब लास्ट इस क्वेश्चन का डी पार्ट देखें आप, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, साइन 2t डिवाइडेड बाई 2t, आई यूनिट वेक्टर प्लस नेचुरल लॉग 4 प्लस टी इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब आप लिमिट इसके साथ भी लिखें और इसके साथ भी लिखें, अलग अलग लिमिट कर लें आप। अब आप यहाँ पे देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात समझाई है कि साइन के साथ जो भी एंगल दिया होगा ना, एंगल क्या दिया हुआ है 2t, और वही चीज इधर डिवाइड हो रही है, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो आंसर आपने डायरेक्ट 1 कर देना है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे डायरेक्ट। ये जो अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम समझाया है, ये वाला या फार्मूला। अब नेक्स्ट देखें आप, इधर जो है आप टी की जगह 0 पुट कर दें, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 4 प्लस 0 आंसर क्या हो जाएगा, 4, तो नेचुरल लॉग साथ आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 1i प्लस नेचुरल लॉग 4j। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। ये वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, आई को का कंपोनेंट है टी, तो f1 टी के बराबर, j का f2 बन जाएगा 3 के बराबर, और f3 जो है वो बन जाएगा -1 माइनस टी बन जाएगा। इन ये ब्रैकेट के बाहर, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें तो t -1 हो जाएगा। 1 पॉजिटिव है तो 1 फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, t नेगेटिव है तो t पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, इधर डिवीजन में कोई वैल्यू नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, तो
इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है, डिफाइन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना उसी तरह ये कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि इसका ग्राफ किसी जगह पे कट तो नहीं कर रहा, ब्रेक तो नहीं हो रहा, ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पे देखें, सपोज करें मैं आपको कहता हूं ये एक ग्राफ है, ठीक होगी बात, इस तरह मूव कर रहा है इधर भी और इधर भी, ये आपका क्या ग्राफ है, कंटिन्यूस है। और इसी तरह अगर मैं ये बोलूं कि ये इस तरह ग्राफ जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहां पे एक ब्रेक होल आ गया है और उसके बाद इधर मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो है, ये पॉइंट कर लें x इज इक्वल टू ए, तो ए के ऊपर ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ना डिसकंटिन्यूस है, ओवरऑल क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक होगी बात। या दूसरे सेंस में आप ये बोलेंगे कि ये ग्राफ कंटिन्यूस तो है लेकिन ए के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ए के अलावा सब वैल्यूज के ऊपर ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। अगर आप ए को स्किप कर दें उसके अलावा ये ग्राफ आपका कंटिन्यूस मूव कर रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखें, आपने सिंपल ये याद रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना डिफाइन वाला, वही पैटर्न यहाँ पे भी लगाना है आपने। तो क्योंकि ये टी पे टी हर वैल्यू पे क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है ना वैल्यू, तो आपने क्या कह देना है कि इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर। इसी तरह ये भी, तो ओवरऑल फंक्शन आपका क्या है, ये कंटिन्यूस है, वेक्टर फंक्शन। अब आ जाते हैं जी पे। जी के दो बेसिकली उसने दिए होंगे, आई का f1 बन जाएगा, के का f3 बन जाएगा। तो ये टी है, सिंपल डिवीजन भी नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये है माइनस टी की पावर -1, अब पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजन में ले आए, 1/t बन जाएगा। अब डिवीजन में देखें टी आ गया है, तो जैसे ही टी 0 होगा ना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 के अलावा ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप लिखेंगे कि इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल -0। पूरी लाइन, पूरी रियल लाइन पे ये कंटिन्यूस तो होगा लेकिन 0 के अलावा पूरी लाइन पे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप ओवरऑल फंक्शन, फिर आप क्योंकि ये तो फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल है ना, तो ये है 0 के अलावा है, तो आपने ये वाला लिख देना है, ये दोनों में कॉमन बाहर रहा होगा। अब उसके बाद सी पार्ट देखें आप, एफ वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, ई की पावर टी जो है ना इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई किया है, टी के साथ भी किया है, और ये लिखा हुआ है टी की पावर -1, इसको 1/t बोलेंगे। टी की पावर -1 का मतलब है 1/t। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई की पावर टी, तो 1 के साथ होगा तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब f1 की वैल्यू ये आ गई है, f2 की वैल्यू ये वाली वैल्यू आ गई, और f3 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में ना डिवीजन है ना अंडर रूट है, तो ये फॉर ऑल टी बिलोंग टू रियल पे कंटिन्यूस हो जाएंगे। और ये जो सेकंड वाला है इसके डिवीजन में टी आ रहा है ना, तो टी जैसी 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब अनडिफाइन होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो इस 0 को आपने निकाल देना है। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे कि t बिलोंग टू रियल नंबर -0, तो ओवरऑल फंक्शन फिर इस पे कंटिन्यूस होगा। अब नेक्स्ट देखें आप जी पार्ट जो है, सॉरी डी पार्ट जो है, जी वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है t प्लस अंडर रूट टी, यानी टी आई प्लस अंडर रूट टी जे डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी। तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी है इधर से कॉमन लें, टी डिनोमिनेटर से टी कॉमन आ जाएगा, टी +1, ये न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा,
ये एज इट इज आ जाएगा इधर भी। अब ये वाला अंडर रूट अलग कर लें, टी पे अलग कर लें और t+1 पे अंडर रूट अलग कर लें। अब आपको मैंने एक बात समझाई थी कि अब यहाँ पे दोनों केस इकट्ठे आ गए हैं, अंडर रूट भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है। अब डिवीजन के लिए मैंने बात आपको समझाई थी कि डिवीजन में देखें दो वैल्यूज आ रही हैं, एक टी आ रहा है तो टी जीरो नहीं होना चाहिए और ये वाली वैल्यू जो है ना जीरो पूरी नहीं होनी चाहिए ना, कि t+1 इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो t इज इक्वल टू -1 भी नहीं होना चाहिए। तो डिवीजन में दो इस ये वाली वैल्यू, ये t कहता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ये पूरी वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। और अंडर रूट भी है तो अंडर रूट कहता है कि आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन रहना है जीरो से। अगर डिवीजन ना होती, ये वाली टर्म मैं अगर हटा दूं यहां से, तो फिर आप कहेंगे कि t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन क्योंकि डिवीजन भी आ रही है तो उस डिवीजन के अंदर t जीरो भी नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि t ग्रेटर देन जीरो, ये आपकी कंटिन्यूस हो जाएगा। इस इंटरवल पे ये आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा इस सेंटर t बिलोंग टू जीरो, जीरो क्योंकि शामिल नहीं है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, राउंड ब्रैकेट लगानी, जीरो शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी तक ये आपका इंटरवल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।